आर्यन ने मुझे उठा लिया और गोल गोल घूमने लगा। वो बहुत खुश लग रहा था। उसकी मुस्कान चौड़ी थी। मैंने उसके गालों को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उत्सुकता से उसने जवाब दिया। उसने मुझे दुल्हन की तरह उठा लिया और फिर बिस्तर पर सुला दिया। हमारे होंठ फिर से मिले और मैं सिसकी लेने लगी जब वह अपनी जीभ से मेरे निचले होठों को काट रहा था। इससे पहले कि उसे जोर से काटता, वह नशे में गरजा। मैं अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाकर उसे अपने करीब खींचा। मेरे दिल में चाहते पैदा होने लगी थी जो अंतरात्मा से जाग रही थी। हद से ज्यादा जरूरतें और प्यास थी। आर्यन, मैं कराही मेरे होठों को जोर से काट रहा था। गर्दन की खुली त्वचा को चूम रहा था। वह मेरे कान को काटने लगा इससे पहले कि मेरे कॉलर बोन को चूमता। मेरा पेट धनुष आकार का हो गया और मैं उसके कंधे को मजबूती से पकड़ लिया था। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी गर्म त्वचा के खिलाफ हंस रहा है। उसके हाथ मेरे शर्ट के नीचे थे। भगवान, क्या यह सच में होने जा रहा है? क्या हम उससे भी आगे बढ़ रहे हैं? मुझे पता है इससे ज्यादा बढ़े तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी और हमारे बीच की सारी दीवारें टूट जाएंगी। तुम यह चाहती हो? वह बड़बड़ाया। वह मेरे होठों को चूम रहा था। तुम मुझे चाहती हो? मेरे मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। भगवान, ये कितना सही लग रहा है। मैं उसकी त्वचा को अपनी त्वचा में महसूस करना चाहती थी। मैं इससे ज्यादा तैयार अपने आप को पहले कभी नहीं पाई थी। इसी वजह से मैं खुद को रोक न पाई और हाँ में सिर हिलाई। हाँ कहते हुए मैंने उसे अपने करीब खींचा और उसके होठों को चूमने लगी। अपने पैरों को उसकी कमर में मोड़ लिए थे। मुझे ले लो आर्यन। कहानी 2 दिन पहले शाम के 5 बज रहे थे। मैं और दूसरे छात्र स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मैं कल का काम खत्म कर चुकी थी। सोचने लगी मैं कितनी दूर आ गई। मैंने अपने जीवन साथी विवेक को नकार दिया था। उसने अपने अत्याचार से मेरी जिंदगी को बेहद कठिन बना दिया था। उसकी कैद में तड़प रही थी, लेकिन फिर उसने मुझे जासूसी करने के लिए आर्यन के गिरोह में भेजा और मेरे पास मुक्त होने का सुनहरा मौका था। आर्यन मेरा पुराना प्रेमी था। 2 साल पहले हम अलग हुए थे ताकि अपने सच्चे जीवन साथी को ढूंढ सके। हमारी जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। अपने जोड़ीदार को देखते ही हम समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विवेक से रिश्ता तोड़कर मैं टूट गई थी, पर मेरे प्रेमी आर्यन ने मुझे संभाल लिया। वह भी टूटा हुआ था। जब तक वह अपने जीवन साथी को ढूंढ पाया था, उस लड़की की शादी हो चुकी थी, बच्चे भी। पर जाने क्यों हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण अनुभव करने लगे। और फिर उसने मुझे प्रॉमिस की अंगूठी दी। यह सोचकर मेरे मन में एक मुस्कान आ गई। इतिहास की लेख लिख रही थी, तभी एक कुटिल मुस्कान के साथ कमरे में शिप्रा दाखिल हुई। वह लड़की आर्यन पर नजर रखती थी और मेरे और आर्यन की नजदीकी उसे पसंद नहीं। सारे छात्र एक दूसरे को देखने लगे। वह सीधी चलकर मेरे सामने आई। मैंने सोचा उसे अनदेखा करूं। क्या चाहिए शिप्रा? मैं बड़बड़ाई। मैं अपने डेस्क से खड़ी हो गई। कैसा रहेगा अगर मैं सबको कहूं कि तुम्हारा साथी तुम्हें नकार दिया? इतनी जोर से कही जिससे मैं अपनी जगह पर जम गई। कल मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आए थे तो परिवार के बीच में यह बात हुई थी। इसे कैसे मालूम चला? उसने तुम्हारे साथ चीट किया क्योंकि तुम उसे खुश नहीं रख पाती थी। मेरा मतलब खुद को देखो। उसने कड़वे शब्द उगले। मेरे मामलों से तुम दूर रहो, मैं उसे कही। खुद को शांत रखने की कोशिश की। और सबसे गंदी बात तुम्हारे अंदर क्या है पता है? दूसरे गिरोह के सरदार को खींचना चाहती हो जो तुम्हारा नहीं है। हार मान लो आरती। कोई बचा हुआ झूठन नहीं चाहता, खासकर आर्यन। उसके बातों से आसपास के लोग खुसुर फुसुर करने लगे और मैं निगलने लगी। आर्यन का भाई बोला, खुद को आईने में देखो शिप्रा, तुम खुद को समझती क्या हो? मेरा भाई पहले ही आरती को डेट कर रहा है। तुम ही हो जो उसके सरदार को छीनना चाहती हो। क्या? कहकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक झटके में उसने मुझे दीवार पर धकेला। मैं उसे अपने से छुड़ाने की कोशिश करने लगी और सब लोगों की चीख निकल गई। 2-3 लोग मिलकर उसे मुझसे दूर हटाने की कोशिश करने लगे। उसे अपने गर्दन से हटाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से से गरजते हुए मैंने उसके बालों को पकड़ा, उसके पेट में एक लात जमाया। मुझसे छूट गई। मुझे मारने ही वाली थी कि किसी ने उसे एक मुक्का जमाया। इससे वह झुकी नहीं, मुझे दबोच लिया। कोशिश कर रही थी उसे अपने से हटाऊं। वह मेरे शरीर में दांत से काटने गई कि किसी ने उसे रोक लिया। ऊपर देखा तो आर्यन उसके गर्दन को पकड़ा हुआ था और गुस्से से उसे देख रहा था। उसकी आंखें मुझसे मिली और वह मेरे शरीर को देखने लगा जहां पर बहुत सारे जख्म बने हुए थे। उसने शिप्रा को कमरे की दूसरी साइड में धक्का दिया। यहाँ क्या कर रही हो? गिरोह के दूसरे सदस्य पर हमला कर रही हो? वो गुस्से से गरजा। इसने पहले हमला किया आर्यन। शिप्रा तुरंत झूठ कही। आरती ने हिंसा शुरू नहीं किया था, बल्कि शिप्रा उसे बुली कर रही थी। इसने पहले हमला किया सरदार, एक लड़के ने कहा। थैंक यू रॉय। आर्यन ने अपना सिर हिलाया।
यह झूठ कह रहा है। शिप्रा हकलाने लगी। रॉय सही कह रहा है सरदार, यह सभी छोटे लोगों को ऐसा ही बुली करती है। एक दूसरा लड़का जो कि मेरी उम्र का था कहा। इससे काफी सारे और मेंबर भी उसके खिलाफ बोलने लगे। सब बताने लगे कि उन लोगों के साथ शिप्रा ने क्या क्या सुलूक किया स्कूल में और हमारे इलाके में। मैं हैरत में पड़ गई कि यह कितनी दूर जा सकती है, कितनी बुरी इंसान है। आर्यन प्लीज, यह सब मैं हमारे लिए कर रही हूँ, वह कही और उसे छूने की कोशिश की। हम कभी नहीं थे, न ही कभी होंगे, वह बहुत झुंझलाहट के साथ कहा। मैं तुमसे बहुत ही कम बात करता हूँ और तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में झूठ कहती हो कि हम साथ में हैं। यह लड़की ही क्यों, इसके अंदर क्या है जो मेरे अंदर नहीं है आर्यन? शिप्रा चीखी। तुम भूल गई क्या, तुम्हारे साथी ने भी तुम्हें नकारा है और तुम दूसरे गिरोह के मेंबर के साथ ऐसे अत्याचार कैसे कर सकती हो? तुमने अपने साथी को नकारा था क्योंकि वह अपने गिरोह में मामूली ओहदा रखता था, जबकि तुम्हें सरदारनी बनना था। इसके बाद भी तुम्हें लगता है मेरा तुमसे कोई लेना देना होगा? आर्यन नफरत से कहा और उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। मैं तुम्हें 2 महीने की सजा सुनाता हूँ, वह कहा और गार्ड उसे ले जाने लगे। यह सब तुम्हारी गलती है, कहकर वो मेरे ऊपर झपट पड़ी और मेरे रिब्ज में जोर से मारा। आर्यन ने मुझे पकड़ लिया इससे पहले कि मैं गिर जाती। मैं दर्द से छटपटाने लगी। शिप्रा शर्मा, मैं तुम्हें सिंह गिरोह से निकालता हूँ। अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। आर्यन गरजा और गार्ड उसे घसीटते हुए लेकर चले गए। जो लोग जख्मी थे आर्यन ने सबको क्लिनिक में भेज दिया था। आर्यन की खुशबू लेते हुए मैं उसके कमरे में पहुंची। वह पहले ही बहुत गुस्से में था। मुझे नहीं पता वो शांत हुआ है या नहीं। देखी तो वह बिस्तर पर बैठा हुआ था, हाथ अपने सर पर रखा था। दरवाजे की बंद होने की आवाज से वह मेरी ओर देखा। इससे पहले कि अपने बाहें फैलाता मैं उसकी बाहों में समा गई। उसने मुझे अपने करीब खींचकर गोद में बैठाया, अपने नाक मेरे गर्दन के पास लाकर मेरी खुशबू लेने लगा। मैंने देखा वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। मुझे हक किया और मैं अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाने लगी। वह काफी देर तक चुप था। मैं भी उसे बोलने के लिए दबाव नहीं डाली जब तक वह नहीं चाहता। काश मैं थोड़ा पहले आ जाता, उसने कहा, और मैं एहसास कर सकती थी वह कितना गुस्से में था। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं मुस्कुराई और उससे भरोसा दिलाने की कोशिश की। मेरे जख्मों को देखने लगा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हारी रिब्स कैसी है? मैं अभी ठीक हूँ, मैं धीरे से कही। मुझे पता लग गया है। उसने क्या कहा? पूरे गिरोह में खबर फैल गई होगी, तुम्हारे साथी ने तुम्हें नकार दिया है। मुझे नहीं पता आरती, उसे कैसे मालूम चला, पर पता लगा कर रहूंगा। जिसने भी यह खबर उसे दी होगी उसे सजा दिलवाऊंगा। एहसास हुआ वह बहुत ज्यादा आक्रोश में था, इसलिए मैं झट से अपना सर हल्का सा हिलाया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। मेरे स्पर्श से वह शांत हो रहा था। उसे अपने करीब पकड़ी रही, धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके बालों में चला रही थी। और कब उसे नींद आ गई। उसके इस बर्ताव से मैं काफी आश्चर्यचकित हुई थी कि वह मेरे पास आया ताकि उसे शांति और सुकून मिल सके। डिनर तैयार हुआ, मैं उसे बुलाने लगी। नहीं, मुझे नहीं खाना, उसने जवाब दिया। तुम मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ। मुझे कसकर पकड़ रखा था। उसके शब्दों से मैं पिघलने लगी। अपना सर हिलाया। मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता आरती, वह फुसफुसाया। उसकी आंखों में गहरे जज्बात नजर आने लगे। तुम कभी नहीं खोओगे, मैं तुम तक वापस आने का रास्ता ढूंढ लूंगी। मैं मुस्कुराई। अपने वादे को किसके साथ पक्का किया? आज मैं और आर्यन रास्ते में थे, अपने बड़ों से मिलने जा रहे थे। वह मुझे समझा रहा था काउंसिल में कौन कौन से मेंबर है, कैसे सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और मैं बेहद घबरा रही थी। यह पहली बार मैं काउंसिल से मिलने वाली थी। पर जब हम आधे रास्ते में ही थे, एक कार तेजी से हमारी ओर हमसे आकर टकराई। मेरी चीख निकली, पर आर्यन ने मुझे कसकर पकड़ लिया था और गाड़ी बिल्डिंग के किनारे जाकर टकराई। तुरंत हथियार लिए सिपाही ने हमें घेराबंदी में लिया और वह शख्स जिसने हमें धक्का मारा था उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ लोग आकर हमारी कार को देखने लगे। वह एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी साथ लेकर आया। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग प्लेयर ऑन किया, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ आरती? विवेक की शैतानी हंसी से मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक सिहरन नीचे दौड़ी। यह तो बस शुरुआत है, एक आंख खोल कर सोना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसकी अजीब हंसी के साथ रिकॉर्डिंग खत्म हुई और मैं निगलने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। आर्यन मुझे दूसरी कार की ओर ले जाने लगा। उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर शांत करने की कोशिश की। फिक्र मत करो, हम कार के ड्राइवर को पकड़ लेंगे, उससे विवेक की जानकारी उगलवाएंगे। फिलहाल हम ध्यान देते हैं, हमें अपने बड़ों से मिलना है। मैं अपना सर हिलाई, आसपास की सीनरी को देखने लगी। अब हम काउंसिल के सामने बैठे थे। 2 मर्द और 2 औरत थे। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? आर्यन और आरती
एक औरत ने पूछा। हम दोनों को अपना जीवन साथी मिल गया था, पर हम दोनों को ही नकारा गया। मेरे साथी पहले ही शादीशुदा थी और उसके बच्चे थे, जबकि आरती ने अपने साथी को नकारा था क्योंकि वह उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। पर कुछ समय पहले हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति एक मजबूत बंधन का एहसास किया, जो कि केवल एक सरदार और उसके गिरोह के सदस्य का बंधन नहीं था। आरती कहती है यह जीवन साथी का बंधन है, आर्यन ने समझाया, जिससे सब लोग कौतूहल से हमें देखने लगे। अब वह लोग सामने रखी किताब को पढ़ने लगे। हम दोनों से हमारा इतिहास पूछ रहे थे, पूरी जानकारी। मैंने विवेक को क्यों ठुकराया था, आपस में भी वह खुसुर पुसुर करके बातचीत कर रहे थे, इससे पहले कि कोई नतीजे पर पहुंचते। ऐसा पहले भी हुआ है, और जो तुम लोगों ने कहा, हमें यकीन है तुम दोनों की आत्मा एक दूसरे को पहचान लिया होगा और आपस में जुड़ चुकी होगी, उन्होंने कहा। और मेरी सांस रुक गई। बड़ी बड़ी आंखें करके आर्यन को देखने लगी। ईश्वर ने हम दोनों की जोड़ी बनाई है, हमें दूसरा मौका दिया है ताकि हम सच्चे जीवन साथी बन पाए। मैं आर्यन का हाथ लिया और अपने हाथों में फंसा लिया। उसे पता होगा इस खबर से मैं कितनी खुश हूँ। दोनों जितना समय एक दूसरे के साथ बिताओगे, तुम्हारा बंधन उतनी ही जल्दी बन पाएगा। अगर तुम इससे पहले ही मिलन करना चाहते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा आपस में जुड़ चुकी है। काउंसिल मेंबर की बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई और वह लोग मुझे देखकर हंसने लगे और आर्यन मुझे हवस की दृष्टि से देख रहा था। आप लोगों ने हमारी जितनी मदद की मैं सराहना करती हूँ, थैंक यू, मैंने कहा। हमें अच्छा लगा कि तुम हमारे पास आए, ऐसी जोड़ी बनना बहुत कम होता है। हमें देखकर मुस्कुराई। उनसे विदा लेकर हम कार में बैठे और सीधे घर आ गए और फिलहाल मैं आर्यन के बाहों में थी। वह मेरे होठों को चूम रहा था। तुम मुझे चाहती हो, मेरे मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। भगवान, यह कितना सही लग रहा है। मैं उसकी त्वचा को अपनी त्वचा में महसूस करना चाहती हूँ। मैं इससे ज्यादा तैयार अपने आप को पहले कभी नहीं पाई थी। मुझे ले लो आर्यन, मेरे मुंह से निकला। उसकी आंखें गहरी हो गई। यह शब्द सुनकर उसकी आंखों में हवस झलकने लगा। मैं कराहने लगी जब उसके होंठ मेरी त्वचा में थे। मैं देख सकती थी वो कितना कड़क हो गया था। मेरी प्रतिक्रिया को देखकर वह मुंह दबाकर हंसा। मेरे शर्ट को ऊपर किया ताकि मेरी त्वचा को देख सके। मैं अपने होंठ काटने लगी। उसके होंठ मेरी त्वचा से मिले। वह मेरे कमर को चूम रहा था, ठीक जींस के ऊपर था। निकाल दो इन्हें, मैं अस्थिर होकर कही। वह मुस्कुराया इससे पहले कि ऐसा करता। कपड़े एक एक करके उतार दिए। जब मैं अंडरगारमेंट में थी, वह कोसने लगा और मेरे शरीर को देख रहा था। जब मैं बेहद घबरा गई। मैं और आर्यन 2 साल पहले डेट किए थे। हमने किस से ज्यादा कभी कुछ नहीं किया था। जब मुझे मेरा साथी विवेक मिल गया, फिर भी मैं वर्जिन रही। अब मैं व्याकुल होने लगी। मेरे शरीर में गुदगुदी मच रही थी जब वह अपनी उंगली धीरे धीरे चला रहा था। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जब वह अपने होठों को मेरे होठों पर चिपका दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं शर्मा कर मुस्कुराई। उसने अपना शर्ट उतार फेंका और अपनी जीन्स भी। उसे देखकर मैं ब्लश करने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी थी। मुझ में समा जाओ, मैंने उससे कहा। हाँ, खुशी खुशी, घबराओ मत, वह कहा। मैं भद्र रहूंगा, मुझे नहीं लगता यह आराम से होने वाला है, मैं कही और वो हंसने लगा। हाँ, सच्ची बात है, फिर भी मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, वादा करता हूँ। उसकी खुशबू मेरी इंद्रियों को जगा रही थी। यह सोचकर ही कि मैं उसे हासिल करने वाली हूँ, ऐसा लगा कि मैं फट जाऊंगी अगर उसने मुझे वह नहीं दिया तो। जब मुझ में समा गया तो मुझे ऐसा लगा मेरे रज रज को संतुष्टि मिल रही है। यह सच में कमाल का था। मैं चाहती थी यह कभी खत्म ना हो। मैं खो सी गई, सुख सागर में डूब गई। वह मेरे गर्दन को चूम रहा था। मेरी सांसें रुक रही थी। तुम पर अपने निशान बना दूं आरती, वह नशीली आवाज में पूछा और मैंने अपना सर हिलाया। वह मेरे गर्दन को चूस कर अपने प्यार का निशान बनाने लगा। मेरे पेट टाइट होने लगा। मैं भी अपने निशान उस पर बना दिए। साथ में आसमान में तैरने लगे। वह मेरे साइड में लेट गया। कहा, आखिरकार अब तुम मेरी हुई। मेरे गालों को सहलाने लगा। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैंने कहा जब मैं उसके होठों को हल्का सा चूमी। अब मैं महसूस कर सकती थी कि मैं उसके गिरोह से और उससे जुड़ चुकी थी। साथ में यह भी महसूस हो गया कि सबको पता लग गया होगा कि सरदार को साथी मिल गया है। इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें गिरोह के सामने सरदारनी के रूप में परिचय करवाऊं, उसने कहा। अगर हम बिस्तर पर रहेंगे तो यह नहीं कर पाएंगे। मैं सांस छोड़ी। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं कल तक तुम्हारे साथ बिस्तर पर रह सकता हूँ, वह नशे में कहा। मुझे चूमने लगा। बस एक किस मुझे लगा मैं फिर से पिघलने लगी थी। वह मनोरंजन से मुझे देख रहा था। फिर से मेरे अंदर इच्छाएं जागने लगी। आर्यन, मुझे एहसास हुआ
मैं जंग हार रही हूँ, मुझे माफ़ करना बेबी। मुझे नहीं लगता पूरी तरीके से तुम्हें महसूस कर पाया हूँ। उसने आंख मारी इससे पहले कि फिर से कवर के अंदर घुसता। मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी भी होगा, मैं कही और फिर से सिसकी ली। आर्यन ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। मैं चाहे जितनी भी घबराऊं, वो मुझे दिलासा देने लगा। आरती, हमारा पूरा गिरोह तुमसे बहुत प्यार करता है। इस पार्टी में मेरे दोस्त और दूसरे गिरोह के सरदार आएंगे। आर्यन के पेरेंट्स बहुत खुश थे। तुमने एक दूसरे से मिलन किया। उसकी माँ ने कहा, हाँ हमने किया, और आज रात की पार्टी में मैं उसे अपनी सरदारनी घोषित करूंगा। उसने कहा। पार्टी में उसने सबके सामने यह ऐलान किया कि मैं उसकी सरदारनी बनने वाली हूँ। सब लोग उल्लास से भर उठे थे, पर विवेक वहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया था जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे थे। सब लोग आपस में जुड़ रहे थे ताकि विवेक से सब मिलकर इकट्ठा सामना कर सके। पार्टी खत्म होने के बाद हम दोनों अपने कमरे में मिलन में डूब गए। कुछ देर में किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। गरजते हुए आर्यन दरवाजा खोला। किसी ने उसे एक भूरे रंग का एनवेलप पकड़ाया। वह मेरे पास आ गया। क्या तुम इसे नहीं खोलने वाले? मैं पूछी। इसमें हम दोनों का नाम लिखा हुआ है, उसने कहा। जब उसने वह एनवेलप खोला, समझ में आया कि यह विवेक की तरफ से था। उसने हम दोनों को मुबारकबाद दी थी, एक दूसरे पर निशानदेही और हमारे मिलन के लिए। उसने वह भी लिखा हुआ था किस तरीके से वह मुझे चोट पहुंचाएगा और वह कितना खुश होगा आर्यन को नष्ट करके। आर्यन बेबस हो जाएगा जब वह मुझे बचा नहीं पाएगा। मैं चिट्ठी उसके हाथ से ले ली और अलग रखा। हम लोग ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वह मुझे अपने बाहों में लेकर मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम नहीं खोगे, मैं वादा की। मैं खुद ही संदेह में थी क्योंकि विवेक किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ दिनों से हमारे आसपास की सिक्योरिटी बहुत मजबूत कर दी गई थी। आर्यन की माँ का कहना था कि विवेक मुझे ले जाएगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों करेगा जब वह मुझसे प्यार तक नहीं करता था। फिर मुझे एहसास हुआ। मैंने कहा ताकि मैं उसे उत्तराधिकार दे सकूं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। कुछ दिन ऐसे ही चला। आज मैं मैथ्स की क्लास में थी। मेरा फोन वाइब्रेट किया। जब मैं उठाई, एमिली का मैसेज था। लिखा हुआ था, स्कूल के बाद मॉल में मिलो, इस वीकेंड पार्टी के लिए मुझे ड्रेस खरीदनी है। जब मैं रिप्लाई करने गई, टीचर ने खांसा और मैंने फ़ोन बैग में रख दिया। एक दूसरे को बाय करने के बाद मैं अपने ड्राइवर से कही कि मुझे मॉल लेकर चलो। हाँ जरूर, उसने कहा, और मैं म्यूजिक सुनने लगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगा मॉल पहुंचने में। मुश्किल से हमें पार्किंग की जगह मिली। मैंने एमिली को फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वह किस दुकान में है। हे, तुम किस दुकान में हो? मैं पार्किंग लॉट तक पहुंच गई हूँ, मैंने कहा जब उसने फ़ोन उठाया। तुम क्या बात कर रही हो? वह कंफ्यूजन के साथ पूछी। तुमने मुझे मैसेज भेजा था स्कूल के बाद मॉल में मिलने के लिए। एक मिनट, क्या कह रही हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। कब मैसेज मिला? मैंने कहा मैथ्स क्लास में। उस समय तो मेरी जिम क्लास थी। आरती, जल्दी से घर जाओ, मैं अभी आर्यन को सूचना देती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ने चालाकी की होगी, मैं चौंकते हुए कही। ओ माय गॉड। जैसे ही मैंने कहा, ऊपर अपना नजर उठाई, मेरा ड्राइवर कुटिल मुस्कान दे रहा था। मैंने तुरंत अपने सीक्रेट डिवाइस से आर्यन को सूचना पहुंचा दी। क्या हो रहा है? मेरा ड्राइवर और बॉडीगार्ड मुझे जबरदस्ती खींचने लगा। उसका जवाब आया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं चिल्लाई। चुप रहो, उसने कहा जब मेरा मुंह बंद करवाया। रास्ते भर मैंने अपना सीक्रेट जीपीएस डिवाइस ऑन रखा था और आर्यन मेरे से अपडेट लेता रहा। तुम्हारे साथी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, मेरा बॉडीगार्ड गरजा। मैं खिड़की में घुसा मारने लगी जितनी जोर से मैं मार सकती थी और ड्राइवर का चेहरा नोचने लगी। इससे पहले कि मैं चलती कार से कूद जाती, जल्दी मैं जंगल में दौड़ने लगी। पर मैं यहाँ पर अकेली नहीं थी। आसपास लोगों ने मुझे घेर लिया था, रेड रिवर ग्रुप के मेंबर। मैंने तुरंत आर्यन को मैसेज भेजा, मुझे लगता है विवेक यहाँ पर है, वह लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। पर उससे कोई जवाब नहीं आया, जिससे मैं पैनिक करने लगी। मैं बार बार आर्यन को मैसेज कर रही थी, उसका कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ लोग मुझे घेर लिया था। इससे पहले कि शिप्रा सामने आती, उसके हाथ में एक इंजेक्शन था और एक डिवाइस जो मेरे गले पर रखी। सिंह गिरोह के ऊपर अटैक किया गया है। वह अपने ग्रुप के बदले तुम्हें कभी नहीं चुनेगा। तुम्हारी जगह मैं होती तो उससे मदद कभी नहीं मांगती, उसने बताया। डर मुझे निगलने लगा था। उसके गिरोह के लोग मेरी वजह से चोटिल होने वाले थे। मेरे दर्द से कहीं ज्यादा दर्द मुझे इस बात का हो रहा था। मैं हैरत में थी कि आखिर शिप्रा ने मुझे वह इंजेक्शन क्यों नहीं दिया। उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती बांध दिया और जंगल से निकालकर रूखे अंदाज में कार के अंदर धकेला। इस बार शिप्रा ने मेरे सर पर मारा। मैं आसमान का पहला सितारा देखी और फिर आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी।
मैं ईश्वर से दुआ मांगने लगी कि मेरे और सिंह गिरोह की मदद करे। चमत्कार की दुआ मांगने लगी। जब मैं आंख खोली तो तेज रोशनी से मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं आसपास देखी और अब मुझे दर्द का एहसास हुआ। मेरे कपड़े बदल दिए गए थे, मेरे पैरों को जंजीर से बांध रखा था। मैं फिर से आर्यन के साथ जुड़ने की कोशिश की, पर कुछ नहीं। क्या आर्यन जिंदा है? शिप्रा ने मेरे साथ क्या किया था? और उसके बाद से आर्यन के साथ मेरा कनेक्शन टूट गया। ज्यादा देर शांति बरकरार नहीं रही और दरवाजा खुला और मेरा सबसे बड़ा दुस्वप्न कमरे के अंदर आया। विवेक हंसा, इससे पहले कि उसके चेहरे की हंसी गायब होती। उसके पीछे पीछे शिप्रा भी अंदर आई। यह सब क्या है? वह गरजा। एक बार शिप्रा को, एक बार मुझे देखा। यह प्रेग्नेंट है, उस घटिया आदमी के बच्चे के साथ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मैं कराहने लगी। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं अपनी पीरियड्स मिस कर गई थी। थोड़ा मेरा वजन भी बढ़ा। यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। फिर याद आया, एक बार हम बिना प्रोटेक्शन के करीब आए थे। हम इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? ऐसी हालत में एक बच्चे को लाना। इतनी बड़ी बात सुनकर जैसे हल्की सी खुशी का एहसास हुआ। डर का काला साया मुझे घेर लिया। मुझे अपने बच्चों की हिफाजत करनी होगी, चाहे जो भी हो जाए। अपने बच्चों को नहीं खो सकती, विवेक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दुआ करने लगी कि वो मेरे बच्चों को चोट ना पहुंचाए, कि अब उसे पता लग गया है। हाँ, इसी वजह से मैंने उसे ड्रग्स वाले इंजेक्शन नहीं दी थी। इसका बच्चा खराब हो जाता। शिप्रा बड़बड़ाई, निकल जाओ यहाँ से, वह शिप्रा से कहा और वह चली गई। अब कमरे में मैं और विवेक रह गए थे। वह जोर जोर से सांस ले रहा था, अपनी आंखें छोटी करके मेरे पेट में देख रहा था। मैं तुमसे कहा था अपने पैर सिंह के लिए मत फैलाना, और तुमने वही किया। घटिया औरत, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नकार दोगी तो मैं रुक जाऊंगा? वह उगला और मैं दर्द से कराहने लगी जब उसने अपने नाखून मेरे चेहरे पर गड़ाने लगा। तुमने मेरे साथ चीट किया, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थी सिर्फ तुम्हें उत्तराधिकार देने के लिए। मैं उस पर चिल्लाई, जितना भी समय तुम्हारे पास बचा है उस घटिया इंसान के बच्चे को साथ खुशी मनाओ, क्योंकि यह बच्चा दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। उसकी भयंकर हंसी कमरे में गूंजने लगी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं गर्जी। उसने जोर से मुझे एक घूंसा जमाया और मैं दर्द से चिल्लाने लगी। मैं उसे वापस से मारी। यह मेरा बाल पकड़ा और मेरे एकदम करीब आ गया। उसकी आंखें एकदम काली थी। देखकर लग रहा था वह मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। मुश्किल से खुद को रोक पाया है। कुछ देर देखा, इससे पहले कि कुटिल मुस्कान देता। इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें तोड़ने के लिए आरती, और आर्यन भी खुद को मार देगा जब वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा, न ही अपने बच्चे को। मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसने एक बड़ी मुस्कान दी। उसके शब्द से मैं डर के मारे कांप उठी। आर्यन, तुम कहाँ हो? यह सोचती रही। कब मुझे नींद आ गई। 2 हफ्ते बाद आज सुबह मुझे दूसरे कमरे में लेकर आए थे और मेरा अल्ट्रासाउंड चल रहा था। शुक्र है विवेक ने अपना गुस्सा मेरे बच्चों पर नहीं निकाला, पर मेरे शरीर का हर एक हिस्से से उसने अपना रोष निकाला, सिवाय मेरे पेट के। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी, बिल्कुल थकी हुई थी। डॉक्टर फिक्र के साथ मुझे देख रहे थे। हर एक दिन मेरे साथ शारीरिक अत्याचार होता है और मेरी शारीरिक हालत बेहद खराब थी कि मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे ठीक से बड़े हो पाए। न केवल मुझे ज़्यादा उल्टी आती थी, बल्कि मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। आयरन की कमी थी, रोज बुखार आ रहा था। उन लोगों ने आपको भी कैद करके रखा है? मैंने पूछा जब वह अफसोस की दृष्टि से मुझे देख रहे थे। काश मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद कर पाता, वह उदासी से फुसफुसाया। मैंने सोचा था ब्रेकफास्ट तक उसके बाद मैं अकेली रहूंगी। आश्चर्यचकित रह गई जब शिप्रा कमरे के अंदर आई, दरवाजा बंद कर दिया और मुझे देखने लगी। क्या चल रहा है? मैं कंफ्यूजन के साथ पूछी जब उसने अपना फोन निकाला। यह रिकॉर्डिंग हम आर्यन को भेजने वाले हैं, तुम्हारे जख्मों के साथ। वह कुटिल मुस्कान दी। और हम उससे यह भी बोलने वाले हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम यह क्यों कर रही हो? तुम विवेक के साथ काम क्यों कर रही हो? मैं उससे पूछी। क्योंकि मुझे सरदारनी बनना चाहिए था। आर्यन मेरा था और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तुमने मुझसे सब कुछ दूर कर दिया। वह गुस्से से गरजने लगी और मेरा सर दीवार पर दे मारा। और अब तुम उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो। मैं उसे उत्तराधिकार देने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। वह मेरा हो जाएगा। वह बकी, तुम उसके साथ कभी खुश नहीं हो पाओगी। तुमने अपना मौका गवा दिया जब अपने सच्चे प्यार को तुमने स्टेटस के लिए ठुकरा दिया था। मैंने उससे कहा तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने किया है। अगर विवेक तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा तो मैं मार दूंगी। वह मुझे धमकाने लगी और मैंने उसके पैर में एक लात मारा। वह चीखने लगी जब नीचे गिरी और मैं उसके चेहरे पर लात से मारती रही।
उसे कातिलाना दृष्टि से घूर रही थी, जिसने अभी मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी है। फिर से मेरे बच्चे को धमकी देना, मैं तुम्हारा दिल निकाल लूंगी, मैं गर्जी। ठीक उसी वक्त विवेक अंदर आया। कंफ्यूज्ड हो गया जब शिप्रा को खड़ा होते हुए पाया और मुझे शक की दृष्टि से देखने लगा। बिना किसी भाव के मैं उसे देख रही थी। उसने शिप्रा को कहा कि रिकॉर्डिंग चलाए। विवेक मेरे करीब आया और डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। एक मैसेज भेजने के लिए वह कितना गिर सकता है, जैसा मैंने सोचा था। उसने कोई दया नहीं दिखाई और वीडियो से मेरी चीख सुनाई दी। कहानी आर्यन की जुबानी। वह सीडी हमें मेल में पहुंचाया गया है। मेरा एक योद्धा अंदर आया जब मैं और सेबेस्टियन काम कर रहे थे। मैंने त्योरी चढ़ाई, जरूर यह विवेक ने भेजा है। मैं सीडी लगाई और प्ले बटन दबाया और कमरे में चीख गूंजने लगी। विवेक आरती को मार रहा था। मेरे अंदर दर्द समाने लगा जब मैं उसे उस बुरे हाल में देखा। उसे दीवार के साथ बांध दिया गया था। हर जगह पर पट्टी बंधी हुई थी। फ्लोर पर खून की बूंदें टपक रही थी। लेकिन मेरी नजर उसके पेट पर गई। उसका वजन कुछ बढ़ा है। इसने अपने हाथ मोड़कर अपने पेट पर रखा हुआ था। उसे दिखाओ आरती। विवेक हंसने लगा। दिखाओ नहीं तो। फिर उसने धमकी दी, ठीक है रुक जाओ, मुझे इंजेक्शन मत दो। यह कैमरा की ओर देखी और मेरा दिल बिखर गया जब मैं उसकी आंखों को इतना टूटा हुआ पाया। पूरी तरीके से थकी हुई थी। वह ठीक नहीं हो रही थी। जब उसके बाकी शरीर में मेरी आंखें दौड़ने लगी, मैं उसके पेट को देखा जो हल्का सा फुला हुआ था। मुझे समझ में आया आखिर विवेक ने उसे अपना हाथ हटाने के लिए क्यों कहा था। आरती प्रेग्नेंट है। सही सोचा सिंह, आरती तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। बहुत जल्दी वह अपना बच्चा खो देगी या मैं उसे मार दूंगा, कहकर विवेक जोर जोर से हंसने लगा। वह इतनी कमजोर लग रही थी कि बच्चे को ऐसे ही खो देगी। मैंने देखा स्क्रीन में वह धीरे धीरे रो रही थी। अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। मुझे पता है तुम मेरे इलाके में उसे ढूंढ रहे हो, पर अपना समय नष्ट मत करो। तुम आरती को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, पर फिक्र मत करो। जब उसने मेरा काम निपट जाएगा, उसका मृत शरीर मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। आरती उसे देखने लगी और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके ही खून से उसके कपड़े पूरी तरीके से भीगे थे। लेकिन फिर से विवेक ने उसे जोर से मारा। मैं बिल्कुल असहाय होकर चिल्लाया, आरती। भगवान ही जाने आर्यन ने इसमें क्या देखा है। एक जानी पहचानी आवाज वीडियो में सुनाई पड़ी। शिप्रा, सेबेस्टियन ने कहा, तुम्हारे पास एक और हफ्ता है इसको और अपने बच्चों को ढूंढने का। हालांकि तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे और मैं उन्हें एक हफ्ते भर में मार दूंगा। मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हें थोड़ा समय दिया। ढूंढो उसे सिंह। फिर उसने शिप्रा को अपने पास खींचा और दोनों कुटिल मुस्कान दे रहे थे और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मैं गुस्से के चरम सीमा में पहुंच गया था। मुझे पता है तुम गुस्सा हो, दर्द में हो आर्यन, लेकिन हमें उसे ढूंढना है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सेबेस्टियन बोला, जिससे मैं शांत हो गया। तभी मेरा एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अपनी लैपटॉप दिखाते हुए कहा, हमने उसका लोकेशन ढूंढ लिया है सरदार, चलो काम हो गया। मैं सेबेस्टियन को उम्मीद से देखने लगा। अब वक्त आ गया था युद्ध का। सब लोग तैयार थे अपनी सरदारनी को वापस लाने के लिए। एक दिन बाद मैं गोदाम के करीब था। 1 मील दूर अपनी कार पार्क किया। बहुत सारे योद्धा इकट्ठा हुए थे जो इस युद्ध में हमारे साथ शामिल होने जा रहे थे। लाल बालों वाली लड़की मेरी है, मैं उसके दिमाग की खोली उड़ा दूंगा, सेबेस्टियन कहा। युद्ध शुरू हुआ था। हम एक एक करके गार्ड को हटा रहे थे। शिप्रा और विवेक को ढूंढने लगे। वीडियो से पता चल रहा था आरती को किसी सेल में बंद किया गया था। मेरे गार्ड को पंच मारा और उसका नाक फट गया। वह दर्द से कराहने लगा। सेबेस्टियन के चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई जब उसे वह मिल गई। मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ शिप्रा। आरती कहाँ है बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आर्यन, वह रोते हुए मुझे देखी। तुम आ गए। हाँ, मैं अपने साथी और अपने बच्चे के लिए आया हूँ, मैं उससे कहा, जिससे तुरंत उसकी आंखों में जलन और गुस्सा नजर आया। बताओ वह कहाँ है। मैं मरना पसंद करूंगी, उसने उपहास किया। अब सेबेस्टियन बंदूक उसके सीने में रखा। जैसा तुम चाहो, कोई आखिरी इच्छा, वह बड़बड़ाया। उधर से मैं 3 गार्ड को गिराया। जब शिप्रा को देखा, वह सदमे में मुझे देख रही थी। महसूस कर सकता था वह बेहद खौफ में थी। खुद को विवेक के लिए कभी कुर्बान नहीं करेगी। अगर मैं बताऊंगी, क्या मुझे जाने दोगे? वो हकलाने लगी। हाँ, जाने दूंगा, हालांकि मैं नहीं चाहता, सेबेस्टियन कहा। आई साइड के आखिरी कमरे में है वह, दिखाते हुए कही, और कमरे का पासकोड है 4245। पर विवेक उस ओर गया है। जब उसे पता चला तुम लोग ने हमला किया है। थैंक्स शिप्रा, उसने कहा और बंदूक पीछे की, जिससे वह चैन की सांस लेने लगी। इससे पहले कि सेबेस्टियन उसके सीने में गोली मारता। मरते समय उसकी आंखें सदमे में थी। हम जल्दी से उस कमरे की ओर जाने लगे। उसका कोड दिया, आरती को चेयर में बांध दिया था
और उसके पेट में टाइम बम लगा हुआ था। वह बिना रुके रो रही थी। मैं सेबेस्टियन से पूछा, क्या तुम इस बम को हैंडल कर सकते हो? मैं आरती को अपने आंखों से बताया कि सब ठीक हो जाएगा। सामने चेयर पर विवेक बैठा हुआ था। उसके हाथ में वह इंजेक्शन की सीरीज थी। विवेक कुटिल मुस्कान दे रहा था। उसने वह सीरीज नीचे गिराया, उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और वह चीखने लगा और उसे मारने लगा। जिसने मेरे जीवन साथी का यह हाल किया था, उसके रिब्ज में मारने लगा और संतुष्टि से गरज रहा था जब उसके रिब्स टूटने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। वह मेरे हाथों से मरने वाला है, मुझसे जंग हार रहा है, मुझ पर आक्रमण करने लगा। आर्यन, मुझे सुना दिया। सेबेस्टियन पीछे से बुलाया। विवेक का सर दीवार पर दे मारा, जिससे सर फट गया। वह धराशायी होकर दर्द से छटपटाने लगा और नीचे गिर पड़ा। देखा तो सेबेस्टियन उसे बम को बंद कर दिया था। आई लव यू, मैंने कहा जब उसके चेहरे पर हाथ रखा। आई लव यू टू, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे जब उसने अपने पेट को दिखाया और इंजेक्शन को, जो खाली हो चुका था। मैं जल्दी से उसे उठा लिया ताकि वक्त पर अस्पताल पहुंच सकूं। तुम ठीक हो जाओगी आरती, फिक्र मत करो, मैं बोला। मैंने अपने बच्चे को खो दिया, कहकर वह दर्द से रोने लगी। आर्यन, मैं बच्चों को खो दिया, मेरे पास आओ, मैंने कहा। कार में उसके रोने की चित्कार गूंजने लगी। काफी वक्त लग गया था अस्पताल पहुंचने में। अब कुछ नहीं कर सकता इंतजार करने के अलावा। आरती बेहोश थी। सरदार यह कहने में बहुत उदासी हो रही है कि सरदारनी ने अपना बच्चा खो दिया, डॉक्टर ने कहा। मैंने सर हिलाया, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। इंजेक्शन की दवाई हम उसके शरीर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वह ठीक नहीं हो जाती, मैं चाहता हूँ वह अस्पताल में ही रहे। अस्पताल में मेरी माँ पहुंची। माँ, हमने बच्चा खो दिया। मैं कुछ कर नहीं सका, अपने आंसुओं को अब रोक नहीं पाया। बेटा, बहुत दुख हुआ, वह कही। मुझे अपनी ममता के आंचल में खींच लिया। मैं अपनी माँ के कंधे में सर रखकर रोने लगा। मैं अच्छा जीवन साथी नहीं बन पाया, न ही अच्छा बाप। बेटा, तुम्हें मजबूत होना होगा, वह स्निग्धा बिखेरी। मैं बहुत थक गया हूँ माँ, हम शांति से अपनी जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? क्यों लोग सरदार की जिंदगी ऐसे खराब करते हैं? मैंने पूछा। क्योंकि सरदार ताकतवर होते हैं, उनका ओहदा ऊंचा होता है। याद रखना, जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहानी आरती की जुबानी। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने आप को अस्पताल में पाया और फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। विवेक, वह बम और आर्यन और सेबेस्टियन का अंदर आना और वह पैर के बीच से खून। याद आया, मैंने अपना बच्चा खो दिया। आर्यन मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हमारा बच्चा खो दिया, मुझे माफ करना आर्यन, मैं रोते हुए कही। तुम क्यों माफी मांग रही हो स्वीटहार्ट? अपने हाथ मेरे गाल में रखते हुए मेरे आंसुओं को पोंछने लगा। मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं तुम्हारी ठीक से हिफाजत करता, ऐसा होता ही नहीं, उसने कहा। नहीं, तुमने सब कुछ किया आर्यन, अपने आप को दोष मत दो, मैंने कहा। फिर तुम भी खुद को दोष देना बंद करो, उसने जवाब दिया। मैं बिल्कुल खालीपन महसूस कर रही हूँ आर्यन, मैं बिल्कुल टूटा हुआ पा रही हूँ खुद को। मैं आंसू लिए उसे देख रही थी। तुम हमेशा ऐसी नहीं रहोगी, हमारा साथ लंबे समय तक चलेगा, विश्वास के साथ। मैं उसे चूमने लगी, मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे। आई लव यू, मैं फुसफुसाई। अचानक से कुछ याद आया, वहाँ पर एक डॉक्टर था, वह निर्दोष है, इतना कही। फिक्र मत करो, हमने उसे ढूंढ लिया, वह भी कैदी था, हमने उसे आजाद कर दिया, वह तुमसे मिलने आएगा। मैंने राहत की सांस छोड़ी। कुछ दिन अस्पताल में ऐसे ही बीत गए, हम जल्दी ही घर जाने वाले हैं। उसने मेरे माथे को चूमा। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैंने कहा। 2 साल बाद। थक गई? आर्यन बड़बड़ाया जब मुझे देखा। हाँ, बहुत ज्यादा, मैंने कहा। 3 बार उल्टी हुई, बहुत कमजोरी लग रही है। हाई स्कूल पास करने के बाद मैं और आर्यन शादी कर लिए। मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। फिलहाल मैं दूसरे साल में हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन हुए हैं मैं अपने आप को बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस कर रही हूँ। यह बहुत ही अजीब बात है। दोबारा से बाथरूम की ओर दौड़ी। जब मुझे उल्टी आई, वह मेरे पीठ को रगड़ रहा था, मेरे बालों को पकड़ा हुआ था। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी टेस्ट लिया? उसने पूछा। हादसे के बाद मुझे कुछ महीने लगे थे ठीक होने में। मैं अंदर ही अंदर बच्चे को खोने के गम में डूबी हुई थी। हम दोनों दोबारा कभी कोशिश नहीं की। कुछ महीने पहले हमने इस बारे में बात किया था। सोच रही थी मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई, कहीं बच्चे को खो न दूं। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं फुसफुसाई। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूं? हाँ, तुम्हें देखकर कुछ अलग लग रहा है, उसने कहा। मुझे लगता है तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा।
तुम्हें लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं पूछा। हमें टेस्ट करना होगा। वह मुस्कुराया। मुझे टेस्ट किट पकड़ाई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब हम टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उसने मेरे कमर को पकड़ रखा था और उसका रिजल्ट यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुरंत मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह हंसने लगा, इससे पहले कि मुझे गोद में उठाता, और मैं भी उसके साथ हंसने लगी। मैं माँ बनने वाली हूँ, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं फुसफुसाई। आई लव यू कहकर वह मेरे माथे को चुमा। तुम बहुत अच्छी माँ बनने वाली हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता अपने बच्चों से प्यार देने के लिए, और वादा करता हूँ इस बार मैं सब कुछ करूँगा तुम दोनों को सुरक्षित रखने के लिए। आई लव यू टू आर्यन। मैंने उसके होठों को हल्का सा चूमा। सच में मैं और हमारे बच्चे बहुत ही लकी है जो तुम जैसा डैड मिला। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी संपूर्ण होती है। इसके पिछले 2 एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।